नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश और दुनिया की हर वो अहम खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे इस बुलेटिन में शामिल होगी, और साथ ही मुंबई को दहलाने की साजिश की खबर के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मुंबई में ही विस्फोटकों से भरी कार मिलने से वहां खलबली मच गई है। कार से एक चिट्ठी मिली है, लेकिन उसका मजमून अभी तक पता नहीं चल सका है। कार के भीतर कई सारे नंबर प्लेट्स बरामद हुए हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर से मिली सीसीटीवी तस्वीर के मुताबिक संदिग्ध कार के साथ एक और कार आई थी, लेकिन वो कुछ देर रुकने के बाद चली गई। आखिर क्या है ये पूरी साजिश, पूरा माजरा, इस संदिग्ध कार के पीछे कौन है, ये अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इसकी जांच कहां तक लेकर गई है, ये भी इस बुलेटिन में शामिल होगा। लेकिन शुरुआत करेंगे इसी खबर के साथ और आपको बताएंगे कि कैसे कल जब ये कार बरामद हुई तो वहां पर हड़कंप मच गया। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर हड़कंप मचा हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। हर आने जाने वाले की तलाशी हो रही है। पूरा इलाका किसी छावनी में तब्दील हुआ जान पड़ता है। पुलिस की इस मुस्तैदी की वजह है ये संदिग्ध कार, जिसके अंदर से विस्फोटक बरामद हुआ है। जी हां, मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई के पैडर रोड स्थित भव्य घर एंटीरिया के बाहर कल ये स्कॉर्पियो गाड़ी संदिग्ध हालत में खड़ी पाई गई थी। संदिग्ध कार की सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस और बम निरोधक दस्ते के अलावा एटीएस की टीम भी पहुंच गई। जब जांच की गई तो कार के भीतर से जिलेटिन की 20 छड़ों के साथ एक चिट्ठी भी मिली है। जिलेटिन स्टिक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जो संदिग्ध कार से मिली हैं। इसके अलावा कई नंबर प्लेट्स भी कार के भीतर मिली हैं। ये तस्वीरें आप आज तक पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। कार पर जो नंबर प्लेट लगी है वो मुकेश अंबानी की सुरक्षा में लगी एक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से मिलती है। यानी सुरक्षा को चकमा देने के लिए जानबूझकर फर्जी नंबर लगाकर गाड़ी वहां खड़ी की गई थी। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास एक संदिग्ध गाड़ी मिलती है और उसमें करीब 20 से ज्यादा जिलेटिन स्टिक्स मिली। इसके अलावा कुछ नंबर प्लेट्स भी इसी गाड़ी में मिले थे, जिन नंबर प्लेट्स का नंबर मुकेश अंबानी की जो सिक्योरिटी डिटेल है उनसे मैच खाता था। इसीलिए अब आगे की इन्वेस्टिगेशन मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है, जबकि यहाँ पर एटीएस के अफसर भी मौजूद हैं, लोकल पुलिस के अफसर भी यहाँ पर मौजूद हैं और वरिष्ठ पुलिस अफसर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कार से विस्फोटक मिलते ही जांच टीम एक्शन में आ गई। पास की दुकानों से जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो ये तस्वीरें सामने आई। गौर से देखिए इस सीसीटीवी फुटेज को। संदिग्ध स्कॉर्पियो कार के साथ सफेद रंग की एक इनोवा कार भी नजर आ रही है। एंटीलिया के बाहर दोनों गाड़ी एक साथ रुकती है। थोड़ी देर बाद इनोवा वहां से निकल जाती है। सीसीटीवी की तस्वीर बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे की है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि रात के तकरीबन 1 बजे कुछ 2 गाड़ियां आती हैं। एक गाड़ियां यहीं खड़ी हो जाती है, ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो, और एक वाइट कलर की इनोवा थी, वो भी पैरेलली खड़ी होके फिर वो निकल जाती है। अच्छा, कहाँ पर खड़ी थी जरा दिखाइए। ये एकदम सामने, ये सामने वो जहाँ पर बाइक लगी हुई है, वहीं पर खड़ी हो जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को इसकी जांच सौंपी है। मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएंगी। क्राइम ब्रांच ने हर एंगल से केस की जांच शुरू कर दी है। मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। मुंबई शहर में भी पुलिस कर्मियों को पहले से ज्यादा चौकस कर दिया गया है। फिलहाल इस सवाल का जवाब बाकी है कि संदिग्ध विस्फोटक कार के पीछे कौन है और क्या साजिश थी। दिव्येश सिंह के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
तो एंटीलिया के बाहर मिली संदिग्ध कार की अब भी जांच जारी है। इस कार के अंदर से एक चिट्ठी भी मिली है। हालांकि इस चिट्ठी की डिटेल्स क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आपको ये बता दें कि पुलिस सघन जांच कर रही है और जो सीसीटीवी है वो इस पूरे मामले में एक अहम सुराग है, क्योंकि सिर्फ एक कार नहीं, इस कार के साथ एक दूसरी कार भी सीसीटीवी में दिखाई दे रही है। इस कार के अंदर कई नंबर प्लेट्स पाई गई हैं जो कि अंबानी की सिक्योरिटी कार से मैच होती हैं। संदिग्ध कार से 20 जेलेटिन की छड़ें बरामद हुई हैं, जिनकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये क्या महज एक साजिश थी जो पुलिस ने वक्त रहते विफल कर दी? किस तरीके से कार वहां पर पाई गई, एक रिपोर्ट सौरभ वक्तानिया की देखिए। देश के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर एक संदिग्ध कार मिली, जिसके अंदर जिलेटिन और लेटर मिलने से सनसनी फैली हुई है। इस वक्त हम एंटीलिया के बाहर मौजूद हैं और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेरे राइट तरफ आप देखें तो इसी सड़क पर कुछ ही मीटर की दूरी पर एक स्कॉर्पियो कार कल मिली, जिसके अंदर जो है जिलेटिन के स्टिक्स थे और साथ ही एक लेटर मिला। बताया जा रहा है कि इसमें कोई डिटोनेटर नहीं लगा था, इसलिए ये एक बम नहीं है, लेकिन एक्सप्लोसिव मिलने से काफी ज्यादा सनसनी फैली हुई है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र एटीएस क्राइम ब्रांच की 10 से ज्यादा टीम लगी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ी बात इसके अंदर कि जो कार है, कार में जो नंबर प्लेट लगा हुआ है वो नंबर प्लेट जो मुकेश अंबानी का जो कॉन्वॉय होता है उसके अंदर जो रेंज ओवर कार है उसके नंबर प्लेट से पूरी तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही उस कार से अन्य नंबर प्लेट भी मिले हुए हैं। जो सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस को मिला है उसमें यह पता चला कि परसों देर रात 1 बजे स्कॉर्पियो कार साथ ही इनोवा कार उस सड़क पर आती है। इनोवा थोड़ी दूर वहां पर खड़ी होती है, फिर स्कॉर्पियो के अंदर जो शख्स रहता है वो उसके अंदर ही काफी देर तक बैठा रहता है, जिसके बाद वो कार पार्क करके वहां से इनोवा में बैठकर निकल जाता है। अब इस पूरे रास्ते को है मुंबई पुलिस ने सिक्योर कर लिया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और मुंबई पुलिस की अन्य कई सारी टीम यहां पर मौजूद है और साथ ही यहां तक आने के लिए जितने भी सारे रास्ते हैं सारे सीसीटीवी फुटेज को मुंबई पुलिस खंगाल रही है और कार का चेसी नंबर जो स्कॉर्पियो कार है उसका चेसी नंबर से इसका रजिस्ट्रेशन और उसके मालिक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। और एंटीलिया के बाहर से ही मेरे सहयोगी सौरभ वक्तानिया इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ, जांच कहां तक पहुंची है? चिट्ठी का मजमून क्या है, इसके बारे में कोई डिटेल्स मालूम चल पाए हैं? और क्या साजिश को पूरी तरह से विफल कर दिया गया या फिर ये अधूरी प्लानिंग थी? क्या कुछ मालूम चला है? जी नेहा, देखिए शुरुआती तौर पे अभी तो यही पता चल रहा है कि ये एक तरीके से धमकाने की कोशिश है कि किस तरीके से हम आपके बहुत बेहद करीब पहुंच चुके हैं, आपकी जो कॉन्वॉय है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है वो भी हम तक पहुंच चुका है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए नेहा, इसके अंदर जो जिलेटिन स्टिक्स मिले हैं वो जरूर एक्सप्लोसिव है, लेकिन उस पर कोई डिटोनेटर लगा हुआ नहीं था। ये एक्सप्लोसिव्स वहां पे रखना, सिक्योरिटी नंबर प्लेट का वहां पर मिलना, ये बहुत बड़ी साजिश है कि मुकेश अंबानी जो देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके इतने करीब आ चुके हैं। आप देखिए एंटीलिया के बाहर किस तरीके से सिक्योरिटी जो मुंबई पुलिस ने बढ़ा दी गई है। और आपको मैं बता दूं नेहा कि अंबानी परिवार को पहले से ही मुकेश अंबानी जो है उनको Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। 9 से 10 गाड़ियां होती है जब वो बाहर निकलते हैं। ये जो पूरा इलाका है ये मुंबई का सबसे हाई प्रोफाइल इलाका, ये है कारमाइकल रोड। और यहाँ पर अब आप देखिए कि मुंबई पुलिस की कई सारी टीम पूरे रास्ते पर मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर जो आपको बताऊं कि स्कॉर्पियो कार यहां तक जो पहुंची है तो पूरे जो एरिया है मुंबई का, हर एक सड़क का जितना भी किनारा है जहां पर ये सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उन सभी को खंगाला जा रहा है। नेहा, मैं आपको बता दूं कि 10 से ज्यादा जो क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीम है वो एक साथ काम करी है। यानी कि आप माने को मुंबई पुलिस की तमाम टीमें बनी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से जल्द जो सस्पेक्ट है उस तक पहुंचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सौरभ वक्तानिया मुंबई से रिपोर्ट दे रहे थे किस तरीके से संदिग्ध कार मिलने से वहां हड़कंप मच गया है। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का उस खबर के साथ जिस पर आज कांग्रेस बीजेपी के बीच घमासान गर्मा सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कल बाबूलाल चौरसिया शामिल हो गए थे। बाबूलाल चौरसिया 3 साल पहले ग्वालियर में नाथूराम गौडसे की मूर्ति की स्थापना के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
गोडसे के पुजारी की कांग्रेस में पूजा। कांग्रेस में आकर धुल जाएंगे गोडसे भक्त के दाग। ये तस्वीरें जरा पुरानी हैं, लेकिन ये किसी की कारस्तानी जरूर बयां कर रही हैं। इनके लिए ये एक मंदिर है और इसमें स्थापित है महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की मूर्ति। इस मूर्ति की आरती उतार रहे शख्स वही बाबूलाल चौरसिया हैं, जिन्हें कमलनाथ ने कांग्रेस में एंट्री दिलवाई है। इन तस्वीरों में बाबूलाल चौरसिया बाकायदा गोडसे की आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोडसे की मूर्ति पर फूल माला चढ़ा रहे हैं। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जनाधार खत्म हो गया है, जनता का विश्वास हो गया। इसलिए अब जो आएंगे कांग्रेस में ऐसे ही आएंगे जो आए। उनका कहना है कि ये पहले भी कांग्रेस में थे, फिर हिंदू महासभा चले गए थे, इसलिए ये एक तरीके से घर वापसी है। वो क्या कहते हैं अलग बात है, जनता क्या कहती है, मीडिया क्या कहता है, ये अलग बात है। जनता ने देखा है, उन्हें आरती करती है। जनता पार्टी में दो रंग है, सफेद रंग कांग्रेस के पास है, शांति का रंग देश के पास है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विचार में जो जाता है वो हिंसा, घृणा, नफरत और बंटवारे की बात करता है। वो गोडसे का उपासक होता है। कांग्रेस की विचारधारा को जो आत्मसात करता है वो महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, परोधर्म की भावना को जगाता है। अपराध से नफरत है, अपराधी से नहीं। हिंदू महासभा में रहकर गोडसे की पूजा करने वाले बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस की पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन में निखरकर कांग्रेसी हुए तो बिल्कुल भोले बन गए। वो मेरे लिए काला दिन था भाई साहब, मेरे को अंधेरे में रखा गया जो है। आपको बता दूं, नहीं गोडसे की पूजा मूर्ति रखी जा रही नहीं, मूर्ति रखी है तो मुझे ये नहीं मालूम था किसकी मूर्ति है ये। वो तो क्या दो आदमी जैसे अगर वहाँ कोई पूजा करके गए और मुझे धक्का देके जाइए आप, तो वो मैंने उस पर जल चढ़ा दिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने जो है मतलब कोई नारेबाजी की तब मेरे समझ में आया। गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया की एंट्री के बाद कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट करके लिखा है, बापू हम शर्मिंदा हैं। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे। कल विपक्ष के हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा ने लव जिहाद कानून को मंजूरी दे दी है। कानून में गैर कानूनी धर्मांतरण के लिए अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यूपी के बाद गुजरात और हरियाणा भी लव जिहाद कानून की राह पर चल पड़े हैं। दोनों राज्यों में आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद बिल पेश किया जाएगा। और इस सत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून का बिल हम लाएंगे और गुजरात में भी लालच, धाक, धमकी, पैसे के कारण धर्मांतरण जो हिंदू लड़कियों में हो रहा है उसको रोकने के लिए ये बिल लाया जाएगा। और गुजरात में भी लव जिहाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम बनी। हमने भी पूरी तरह से इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जो अब हमारा बजट सेशन आ रहा है हम उसमें विधानसभा के सामने रखेंगे और उसमें इसको पास करवाएंगे। प्यार का झांसा देकर अगर धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके लिए कानून का बनाया जाना बहुत जरूरी है। धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है। और भाइयों बहनों, लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी। और बात पश्चिम बंगाल में चल रही तेल की कीमतों पर सियासत की करेंगे। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल सड़क पर उतर आई। तेल कीमतों के विरोध में ममता ने इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली। हालांकि बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया है। कम से कम हिंसा की राजनीति समाप्त करें, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए सलाह दे, लोगों को रोकें। कम से कम बदले की राजनीति नहीं करें। जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स इस प्रदेश के अंदर चल रही है उसको रोकें। कम से कम जो माफियाओं को संरक्षण दे रखा है उसको रोके। इस प्रकार के नाटक से जनता को कोई असर नहीं। इनकी सरकार की इनकी स्थिति ऐसी है कि पेपर में आते नहीं है, किसी प्रकार से न्यूज में बने रहने के लिए नाटक है। जिनको सरकार चलाना आता है नहीं है वो स्कूटर चलाने आती है। सरकार चला रहे पीके स्कूटर उनकी सिक्योरिटी, ये स्थिति है। स्कूटी तो कुछ तो करो, नाटक भी ठीक से करना चाहिए। इससे कोई कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं। पूरा देश में परिवर्तन हुआ है, बंगाल में परिवर्तन होने वाला है। पेट्रोल डीजल के बाद कोई पहली बार नहीं बढ़ा है। बढ़ता है घटता है, ये हमारी सरकार के हाथ में नहीं है।
बात अब किसान आंदोलन की करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत की संसद घेरने की धमकी के बीच एक बार फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार हरदम बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार बार बार किसानों से बातचीत कर चुकी है और आगे भी बातचीत के लिए तैयार है। भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। हमने किसानों के साथ 12 दौर की वार्ता की है। किसानों को अनेक प्रकार के संशोधन और कृषि सुधार बिल को 1.5 वर्ष तक स्थगित रखने का और उन पर विचार करने का समिति बनाने का प्रस्ताव उन्हें दिया था, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब भी किसान सरकार के प्रस्ताव पर अपना मत लेकर आएंगे तो सरकार आज भी उनके साथ वार्ता के लिए तैयार है। जो प्रस्ताव आपने देखो, सरकार ज्यादा तो इल्ले हो जाएगी। अब करना देश का किसान जाग गया है। 70 साल से देश का किसान घाटे की खेती कर रहा है। अब वो टाइम आ गया। अब इनको जिस तरह से किसानों को लूटा जा रहा है, अब वो देश में नहीं होगा। कानून दिल्ली में बनते हैं और दिल्ली के चारों तरफ के जो स्टेट है वे पूर्ण रूप से तैयार है अब, और पूरे देश में आंदोलन चलेगा कि एमएसपी पे कानून बनाना ही पड़ेगा। बात अब महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों की करेंगे। महाराष्ट्र का अमरावती शहर नए हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आया है। अमरावती में लॉकडाउन का आज चौथा दिन है। अमरावती से ये रिपोर्ट देखिए। बाजारों में लोगों को मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का ख्याल रखने की हिदायतें दी जा रही हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आ रही है। अमरावती में लॉकडाउन की वजह से सिर्फ आवश्यक सेवाओं को चालू रखा गया है। फिर भी कहीं कहीं सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है। नियम तोड़ने वाले ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सड़कों पर पुलिस तैनात है। अब कहने को तो अमरावती में 1 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन आसपास ग्राउंड जीरो में अगर हम नजर डालें तो जिस तरीके की यहाँ पर हलचल है, जिस तरीके की यहाँ पर चहल पहल है, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि यहाँ पर लॉकडाउन है। हालांकि जगह जगह पर हम यहाँ पर इस पूरे जिले का हम दौरा कर रहे हैं तो हमने पाया है कि पुलिस मुस्तैद जरूर नजर आ रही है। गाड़ियां रुकाई जा रही हैं, लोगों से पूछताछ करी जा रही है, आखिर उनके बाहर निकलने का कारण क्या है। हम गाड़ियां रुकाकर रियल रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई इलीगल घूम रहा है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर किसी का रियल रीजन हो, मेडिकल इमरजेंसी या अदर कुछ जो जीवन आवश्यक है, उसके ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं। लेकिन रियल में अगर कोई जानबूझकर घूम रहा है तो फिर ऐसे चेक करके वेरीफाई करके उन पर हम कार्रवाई करेंगे। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए अमरावती में सख्ती साफ नजर आ रही है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। मास्क ना पहनना अब भी लापरवाही में टॉप पर है। ड्रोन कैमरे के जरिए भी अमरावती शहर की निगरानी हो रही है। आसमान से इस बात की तस्दीक हो रही है कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं। अमरावती और अचलपुर में 22 जनवरी की रात से संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था। अमरावती में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को यहां 802 केस आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को 926 केस आए थे और 6 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि एक दिन पहले ही 22 फरवरी को 555 मरीज दर्ज हुए थे। अमरावती से धनंजय सावले और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। किश्तों में आ रही महंगाई ने जनता का जीना मुहाल कर दिया है। पेट्रोल, गैस, खाने पीने की चीजें सब कुछ महंगी हो रही हैं। सरकारी नीतियों का महंगाई पर कोई असर नहीं है। अफसोस इस बात का है कि अब जनता के सिवाय महंगाई किसी के लिए मुद्दा भी नहीं है। जो आज सत्ता में है वो 8 साल पहले विपक्ष में रहते सिलेंडर के साथ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। जो 8 साल पहले सत्ताधारी थे वो अब विपक्ष में रहकर सिलेंडर पर बैठकर महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरते हैं। बीच में रह जाती है जनता जो पहले की कमाई में भी महंगाई से हाथ जलाती थी, जो अब भी महंगे सिलेंडर से निकली गैस पर रोटी पकाती है।
क्योंकि फरवरी महीने में ही 4 तारीख को 25 रुपए, 15 फरवरी को 50 रुपए और 25 तारीख को 25 रुपए की महंगाई से गैस सब्सिडी का सिलेंडर भारी हो गया। 3 महीने में सिलेंडर के दाम 200 रुपए ज्यादा हो गए और आम आदमी महंगाई को न्यू नॉर्मल मानकर ईमानदारी से महंगा सिलेंडर भराकर खामोशी के साथ देख रहा है सियासत में महंगाई के मुद्दा रूपी आत्मा को एक दल से दूसरे दल में अवतरित होते हुए। अभी अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। आने वाले वक्त में और आज भी इन सिलेंडर का यही यूज है। इसमें गैस भराने की तो हम लोगों की हैसियत अब है नहीं। जिस तरह से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आज फिर 25 रुपए बढ़ गया है। महंगाई की गैस पर पके खाने को खाकर आम आदमी जब घर से अपनी कार और बाइक लेकर पेट्रोल पंप पहुंचता है तो पाता है कि तेल की महंगाई भी उसी के स्वागत में लगभग रोज सुबह 6 बजे भाव खाती है। जनता को तो हवा भी नहीं लगी कि महंगाई का नाम बदलकर विकास देने वाली ऊर्जा रख दिया गया है और कब महंगा पेट्रोल डीजल भराने वाले आम आदमी को विकास के लिए महंगाई का भार उठाने वाला सेनानी घोषित कर दिया गया। आम आदमी तो देख रहा है, बस चुपचाप अपनी जेब ढीली करके महंगाई के बेताल को सत्ता के विक्रमों के एक कंधे से दूसरे कंधे पर जाते हुए और विपक्ष के महंगाई प्रेम को। तभी तो विपक्ष में रहते रविशंकर प्रसाद साइकिल चलाकर पटना में यूपीए का विरोध करते थे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो केंद्र में विपक्ष में है, वो कार छोड़कर इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाते हुए महंगाई का मुद्दा उठाती है। और आम आदमी महंगाई से 7 फेरों की अरेंज मैरिज मानकर चुपचाप फरवरी महीने में ही 25 दिन के भीतर 15 बार उछलकर 4 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर महंगे हो चुके पेट्रोल और 5 रुपए महंगे हो चुके डीजल को अपने जीवन का हिस्सा बना चुका है। क्योंकि आम आदमी के दिल से लेकर जेब तक की बात घर कर चुकी है। महंगाई सिर्फ सत्ता रूपी शरीर बदलती है, कभी मरती नहीं। देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि 100 दिन में महंगाई पर वो नियंत्रण पाएंगे और अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर देश की जनता किस प्रकार से भरोसा कर सकती है। जो थेथराई और जो बेशर्मी मोदी सरकार दिखा रही है, उसकी जितनी निंदा करी जाए कम है। पेट्रोल 100 के पार है, डीजल में उछाल है। लेकिन आम आदमी इस राजनीति से कहीं दूर सुबह उठकर जब ब्रश करता है ना, तब भी महंगाई के बारे में नहीं सोच पाता। घर के किचन में जब अभी 60 रुपए किलो खरीद कर आया प्याज काटता है, तब महंगाई के आंसू चुपचाप आम आदमी पी लेता है, उफ भी नहीं करता। चाय में दूध डालता है तो अपना डर छिपा कर रखता है, आशंका है दूध भी महंगा हो सकता है। और सीमित आय वाला आम आदमी अब जब पैसेंजर ट्रेन में एक्सप्रेस ट्रेन का महंगा टिकट खरीदने को मजबूर हुआ, तब भी चुपचाप सह ले रहा है। अब ऑब्वियस सा बात है, आप देखिए, अगर तरीके से देखिएगा तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका जो इनकम है कम हो, ना ही वो सेंटर हो या वो स्टेट हो। देखो जी, नुकसान तो हुआ, आम आदमी की जेब में बाहर तो पड़ा ही है इससे। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं। इसीलिए आम आदमी का नाम बदलकर अब सरकारों को परम संतोषी रख देना चाहिए। रेल किराए की महंगाई पर आम आदमी मान लेगा कि घर से कम निकलो कोरोना फैलता है। तेल की महंगाई पर मान बैठेगा, मत भराओ टंकी में पेट्रोल डीजल, प्रदूषण कम होगा। एलपीजी की महंगाई पर यह कहना पड़ेगा, चलो डाइट कर लेते हैं, मोटापा कम होगा। और प्याज की महंगाई पर मान लेगा, कम खाओ, सात्विक बनकर देख लो। इस बीच यह खबर जरूर आई है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, तेल गैस के दाम कंट्रोल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कदम उठाएं, जनता को राहत दें। अब ये कब होगा, इस सवाल के साथ जनता पूछती है, क्या तब तक महंगाई यानी इन्फ्लेशन को न्यू जनरेशन मान लिया जाए? आज तक ब्यूरो। आतंक के आका पाकिस्तान की करतूत एक बार फिर सामने आई है। 2.5 साल से FATF की ग्रे लिस्ट में रहने वाले पाक को अब इससे निजात नहीं मिल पाया है, क्योंकि टेरर फंडिंग रोकने जैसे जो मुकम्मल कदम उसे उठाने थे वो नहीं उठाए गए। पाक को आतंकियों और आतंकी संगठनों को लगातार पनाह देना एक बार फिर भारी पड़ गया। इस गलती की उसको कीमत चुकानी पड़ी है। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। ये संस्था लगातार पाकिस्तान पर नजर रख रही है।
और उसने पाया कि वहां टेरर फंडिंग से जुड़ी कई कमियां बरकरार हैं। 27 मापदंडों में से 3 ऐसे थे जिनको पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाया। Regarding Pakistan, Pakistan remains under increased monitoring. The FATF recognizes that Pakistan has made significant progress in its effort to improve its anti-money laundering and counter-terrorism financing framework. However, some serious deficiencies remain. All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing. Out of 27 items on its action plan, 3 still need to be fully addressed. पाकिस्तान अभी FATF की निगरानी में रहेगा। टेरर फाइनेंसिंग को लेकर पाकिस्तान बड़े कदम उठाने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान को UN नामित आतंकियों और उसके साथियों को आर्थिक मदद मुहैया कराने समेत 3 पैमाने पर अभी भी अपना सुधार करना है। पाकिस्तान के मामले पर अब जून में विचार किया जाएगा। As I said, Pakistan has committed on a high level. They show progress. That's not the time to put a country into the blacklist. So as soon as they have completed the action plan, then, as I said, we will verify the implementation and test the sustainability of the reforms. And then the members decide on the next steps in the June plenary. FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था। 2.5 साल से ज्यादा वक्त में पाक आतंक के खिलाफ मुकम्मल कदम नहीं उठा पाया है। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। इटली के पीसा शहर में कोरोना महामारी से जूझ रहे मरीजों के इलाज में थर्मल स्पा थेरेपी काफी कारगर दिख रही है। महामारी के प्रकोप के चलते स्पा बंद है। ऐसे में स्पा कोरोना मरीजों के इलाज का केंद्र बनकर उभरे हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर में तब्दील स्पा से इलाज में मदद हो रही है। पीसा शहर का एक थर्मल स्पा, जहां कोविड के चलते जारी पाबंदियों में लोगों की आवाजाही बंद है। ऐसे में बंद पड़े स्पा का इस्तेमाल कोरोना महामारी पीड़ित मरीजों के इलाज में हो रहा है और सांस लेने की समस्या और चलने फिरने में परेशानी से 2-4 मरीजों को राहत मिल रही है। स्पा का गर्म पानी ऐसे मरीजों के इलाज में वरदान साबित हो रहा है। पुनर्वास केंद्रों में तब्दील स्पा में इलाज से कोरोना के गंभीर मरीजों को भी काफी फायदा हो रहा है। यहाँ आ रहे मरीजों को हाइड्रोथेरेपी इनहेलेशन से काफी फायदा हो रहा है। स्पा के गर्म पानी को रेस्पिरेटर मास्क में फिल्टर किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हाइड्रोथेरेपी इनहेलेशन ट्रीटमेंट सेंटर में मरीज सांस की परेशानी से उबरने में करते हैं। स्पा का गर्म पानी श्वसन तंत्र को ठीक करने में मददगार है। स्पा के फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर कोरोना मरीजों को मालिश और एक्सरसाइज की सुविधा भी देते हैं। हालांकि महामारी के दौर में स्पा को बंद कर दिया गया है, लेकिन पुनर्वास केंद्र में तब्दील स्पा लॉकडाउन में भी खुला है और लोगों की सेवा में जुटा है। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में पाबंदियों के बीच इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बुधवार को एक खास म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन हुआ, जिससे सिर्फ उन्हीं लोगों के प्रवेश को अनुमति थी जिन्होंने वैक्सीन की खुराक ले ली या जिन्होंने कोरोना महामारी को मात दे दी है। खुले में संगीत का आनंद लेते बेखौफ लोगों की ये तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव की है, जहां कोरोना के चलते जारी पाबंदियों के बीच जिंदगी को फिर से पहले जैसा सामान्य बनाने की जद्दोजहद जारी है। इसी कड़ी में मशहूर यारकॉन पार्क में लाइव म्यूजिक कंसर्ट का आयोजन किया गया। यह आयोजन खास तरह के लोगों के लिए था, जिसमें सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति थी जिन्होंने 1 हफ्ते या उससे पहले कोरोना वैक्सीन की खुराक ली थी, या फिर ऐसे लोग जो इस महामारी के संक्रमण से जंग लड़कर ठीक हो चुके थे।
इसके लिए आयोजकों ने ग्रीन पास जारी किए थे, जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र था। आयोजन में हिस्सा लेने आए लोगों का कहना था कि लंबे समय के बाद यहाँ आना काफी रोमांचक था और हम यहाँ आकर काफी खुश हैं। लगभग 1 साल के बाद वो किसी कंसर्ट में हिस्सा ले रहे थे। इजराइल में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफी तेजी से जारी है। अब तक यहाँ रहने वाले आधे से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है। सरकार ने खुराक लेने वाले लोगों को जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर और होटल्स में जाने की अनुमति दे दी है, जिससे दूसरे लोग भी वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं।